हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर हैशटैग एकेडमिक क्लासेज। आज हमारा जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिहार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का बीएससीबी का 8th क्लास का सिलेबस हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और हमने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे जो पहला चैप्टर है परिमेय संख्या रेशनल नंबर, वहां से। तो चलिए अब बिना कुछ देर किए आज शुरुआत करते हैं। हमारा पहला लेक्चर है जो परिमेय संख्या, उस पे। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख देते हैं बिहार स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड का ये है क्लास 8 का मैथ्स का है, ठीक है। और मैथ्स में हमारा पहला चैप्टर क्या था? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, और इसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले आपको अंक का और संख्या का जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अंक जानते हैं क्या होता है? अंक को डिजिट बोला जाता है। आप इसका अंग्रेजी नाम भी याद रखेंगे क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपसे पूछेंगे डिजिट क्या होता है। आपको समझना है कि डिजिट का मतलब अंक होता है और अंक का डिफिनेशन बताना है कि क्या होता है। उसी टाइप से परिमेय संख्या का आप अंग्रेजी नाम भी याद रखेंगे, रेशनल नंबर। तो अंक क्या होता है? जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लेकर 9 तक जो भी होता है अंक, वही अंक 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंक। इसका डिफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 0 से लेकर जो 9 तक होता है उसे अंक कहते हैं। और अब इसके बाद होता है संख्या। तो संख्या को आप समझते हैं क्या होता है? संख्या यानी नंबर। तो अंक 2 या 2 से अधिक अंक से मिलकर जो बनता है उसे संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका डिफिनेशन लिखना तो लिख सकते हैं इजिली कि 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। और संख्या का आप एग्जाम्पल लिखेंगे 2 3 4 या फिर 2 9 या फिर 6 4। और साथ में एक और बात याद रखेंगे कि यहाँ पे जो अगर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 0 8 है या फिर 89, ये सब संख्या में आएगा, ठीक है। क्योंकि अंक जो है, अंक को हम संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। एक नोट में आप ये भी लिख लेंगे कि अंक को संख्या बोल सकते हैं लेकिन संख्या को अंक नहीं बोल सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख दिया 4 5 6 7, जो अंक भी है और संख्या भी है। तो आप इसे याद रखेंगे, नोट में लिख भी लेंगे कि अंक को संख्या कहा जा सकता है। कहा क्या जा सकता होता ही है, अंक संख्या होता है लेकिन संख्या अंक नहीं होता है। ये जो संख्या इसे आप अंक नहीं कह सकते हैं। अगर मान लीजिए ये 2 3 4 है तो ये आपको कहेगा कि ये कितना संख्या है, तो आप बोलेंगे एक संख्या। लेकिन आपको इसमें पूछेगा कि इस संख्या में कितना अंक है, तो आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि इस संख्या में 3 अंक है और संख्या ये एक ही है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला है परिमेय संख्या पे, उस पर बात करते हैं। पहले आप इसे समझ लीजिए और नोट करना तो कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। हो गया। नेक्स्ट है, आज हमें पढ़ना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हमें संख्या के बारे में और अंक के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले परिमेय संख्या को जानने के लिए हम संख्या को समझेंगे। तो संख्या में सबसे पहले आप लीजिए प्राकृत संख्या को, ठीक है। आप इसे, ये चैप्टर नंबर 1 हो गया और चैप्टर नंबर 1 का पहला डिफिनेशन आप लिखेंगे। इसमें पहला संख्या है प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या, अब ये क्या होता है प्राकृत संख्या? इसे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं नेचुरल नंबर, ये हो गया, ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है इसे आप समझिए कि गिनती की संख्या, जैसे गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इन्फिनिटी तक होता है। तो वो गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। तो आप इसे लिखेंगे डिफिनेशन में, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं।
प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसका आप एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे में हो गया 1 1 2 3 4 डॉट डॉट और भी सारा होगा इसमें। तो ये हो गया हमारा प्राकृत संख्या। उसके बाद नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या से हमको समझ में आ गया, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 और भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा ये। उसके बाद है पूर्ण संख्या, एक आता है पूर्ण संख्या, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, आप इसे लिखेंगे पहले कि संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसमें लिखेंगे संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या का डिफिनेशन क्या है कि संख्या जो शून्य से शुरू होकर और अनंत तक जाए, इनफाइनाइट तक, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या फिर इसका आप एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं कि गिनती संख्या से पहले हम शून्य लगाते तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे ये गिनती का संख्या हो गया, इससे पहले अगर हम शून्य लगा देंगे तो ये पूर्ण संख्या का हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यानी इसमें सिंपली सा डेफिनेशन में ये लिखना है पूर्ण संख्या में कि गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक है। तो पहला हम क्या पढ़े, प्राकृत संख्या, और दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या। ये दो संख्या आप नोट करें। फिर जो नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक, वो हम दिखाते हैं क्या होता है पूर्णांक। हो गया, नहीं हुआ तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, सबको समझ में आ गया होगा। अब है नेक्स्ट पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, आइए पूर्णांक समझते हैं। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है। आप लोग अंग्रेजी नाम साथ साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि जो कोई पूछ भी सकता है कि इंटीजर क्या होता है। अगर पूर्णांक नहीं पूछा तो आपको समझ में आना चाहिए कि इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है, बेसिकली दो पार्ट में होता है पूर्णांक। ये पूर्णांक है, आप इसी तरह से इसमें ग्राफ बनाकर लिखेंगे कि एक होता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव का सिंबल ये होता है, आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये होता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव का सिंबल ये हो गया। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक बेसिकली ये नंबर ही है, ठीक है। तो पूर्णांक दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। और आप इसका सिंबल भी ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव का होता है प्लस भी और नेगेटिव का होता है माइनस भी, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, आप इससे पहले देखें, पॉजिटिव इंटीजर में वो होता है, जैसे इसमें आप जैसे ही करके लिखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 जो भी है, ये सब आ गया पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, और भी जो भी माइनस में आएगा वो सब हो जाएगा
निगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। और आप लोग एक नंबर लाइन देखे होंगे। नंबर लाइन क्या होता है, पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर नंबर लाइन बता रहे हैं क्या होता है नंबर लाइन। ये पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर आप देख लीजिए सही से। हो गया। अब ये पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर लिख लिए होंगे। अब आता है इसमें नंबर लाइन। नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो नंबर लाइन कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया, ठीक है। यहां हम ले लिए 0, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, और भी आगे जाएगा और ये इधर भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस वाला जो ही पार्ट आया, ठीक है, ये -5 -4 -3 -2 1, तो ये सब आता है क्या, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और यहाँ पे 1 से लेकर जो आगे जाएगा ये होगा पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक का एग्जाम्पल और ये होगा धनात्मक पूर्णांक का एग्जाम्पल। लेकिन अब बात अटक गया कहाँ पे, 0 पे। 0 क्या होगा, आप इसे देखिए 0 क्या होता है। 0 क्या हो सकता है, ये 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये दोनों में एप्लीकेबल होता है। इसलिए इसे लिखेंगे कि 0 शून्य लिखेंगे, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो शून्य क्या होगा, ना पॉजिटिव इंटीजर होगा ना नेगेटिव इंटीजर होगा, ये न्यूट्रल होता है। आप नोट करें इसको, फिर जो नेक्स्ट है वो बताते हैं। उम्मीद है नोट हो गया होगा। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, एक संख्या पे बात किए, अंक संख्या हो गया, उसके बाद प्राकृत संख्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ और एक इंटीजर हो गया। तो हमने 3 पे बात कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं रियल, जो हमें परिमेय संख्या पढ़ना है उस पे। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होगा, आप पहले ये समझिए। परिमेय संख्या का डिफिनेशन वो होगा कि जैसे जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। p/q का मतलब समझे आप, जिसे अंश अपॉन हर के ऊपर में लिखा जा सकता है कि उसमें अंश भी हो हर भी हो और उसे ही p/q बोलते हैं। तो अंश बटा हर के रूप में लिखे जा सकते हैं या फिर p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q का मान जो हर का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले इसका डिफिनेशन में लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन याद रखेंगे, कहते हैं जहां q बराबर 0 ना हो, ठीक है। q बराबर 0 ना हो। तो ये क्या हो गया कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q यानी अंश अपॉन हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। एक ही कंडीशन है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बस जो संख्या p/q के रूप में आ गया वो सब संख्या परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। चाहे वो निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, वो परिमेय संख्या ही होगा जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे 5/3 -8/7 0.555 और हो गया 16/19। तो ये सब परिमेय संख्या है। फिर आप यहाँ पे पूछेंगे कि ये 0.55 परिमेय संख्या कैसे है, ठीक है।
तो आइए इसे समझते हैं 0.555 कैसे परिमेय संख्या। ये तो हो गया दशमलव में, तो ये p बटा q के रूप में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसे हम p बटा q के रूप में फॉर्मेट हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो आप इसे देखिए कि p बटा q के रूप में लिखने के लिए पहले हम दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव की जगह पे एक आता है, बाकी संख्या की जगह पे 0 आता है, ठीक है। तो हम इसको 555 लिख सकते हैं। तो फिर ये हमारा बन गया p अपॉन q के रूप में। तो एग्जाम में ऐसे भी दिया जा सकता है कि 0.555 क्या है, या फिर 0.986 जो भी दशमलव में आता है तो वही परिमेय संख्या होगा, क्योंकि उसको हम p बटा q के रूप में बना सकते हैं। बनाने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा ये। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या का उदाहरण और परिमेय संख्या, ठीक है। आप नोट कीजिए परिमेय संख्या। उसके बाद जो परिमेय संख्या का थ्योरी है, जो उसमें हमें पढ़ना है परिमेय संख्या क्या, इसमें कैसे काम करता है वो, तो नोट कीजिए, फिर वो हम समझते हैं क्या होता है। हो गया। तो हमने अभी तक कितना संख्या पढ़ा? पहले सबसे पहले प्राकृत संख्या को देखा, उसके बाद पूर्ण संख्या देखा, उसके बाद एक पूर्णांक देखा, और लास्ट एक परिमेय संख्या देखा, ठीक है, क्योंकि हमारा हेडिंग है परिमेय संख्या। तो अब है इससे रिलेटेड गुणधर्म, यानी इससे रिलेटेड जो हमारा थ्योरी बनेगा वो देखते हैं। क्या है कि आप लगाएंगे इसे हैशटैग में परिमेय संख्या का गुणधर्म, परिमेय संख्या का गुणधर्म आप लिखेंगे। ये हो गया। और इसमें हम सबसे पहले किससे बात किए थे? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पे। तो हम स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्या से ही, क्योंकि पूर्ण संख्या समझ जाएंगे तो प्राकृत संख्या भी हम समझ ही जाएंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 हम लेते हैं और प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। तो पूर्ण संख्या का गुणधर्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या ये हो गया, ठीक है। अब पूर्ण संख्या में क्या देखना है हमें कि हम पूर्ण संख्या को, मतलब जो हमारा संक्रिय होता है कि जोड़ है, योग, घटाव जिसको व्यवकलन कहा जाता है, गुणा, और एक होता है भाग, ठीक है। तो आप ये सिंबल आपको पता होगा, जोड़ है, घटाव है, और ये गुणा हो गया, ये भाग हो गया। जोड़ सबको पता है, आप इसको योग भी लिख सकते हैं। घटाव को व्यवकलन कहा जाता है, व्यवकलन ये दूसरा नाम है इसका, और ये तो गुणा है ही, और ये हो गया भाग, ठीक है। तो अब हमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये जो संक्रिय है, इस पे रिलेटेड जो हमारा ये बनेगा पूर्ण संख्या का जो थ्योरी, उसे आप लोग नोट करते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है कि जोड़, आप यहां लिखेंगे योग, या फिर जोड़ भी लिख सकते हैं, जोड़। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि हम पूर्ण संख्या तो पढ़ लिए, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में जितने भी हमारा संक्रिय है उसका गुणधर्म में हम सबसे पहले बात करेंगे कि दो पूर्ण संख्या लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक पूर्ण संख्या है 8, ठीक है, और एक है 0 ले लिए। 8 और 0 कितना होगा? 8 ही होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है सबको। तो 8 और 0 8 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि दो पूर्ण संख्या मिलकर एक पूर्ण संख्या बनता है। इस तरह से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 0, 5 जो भी है सब ले सकते हैं अपना इजिली। तो पूर्ण संख्या का में क्या है कि जोड़ वाला सिस्टम ये है, आप इस एग्जांपल में लिखेंगे कि इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इससे तो लास्ट में लिख देंगे, पहले आप यहां लिख लीजिए कि दो पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या ही होता है, पूर्ण संख्या ही होता है, ठीक है। तो इसे आप एग्जांपल्स में देखें कि 0 + 8 8 ही हो गया, 5 + 0 5 हो गया। तो ये क्या है? हमारा एग्जांपल हो गया। अब इसमें थ्योरी में क्या था कि पूर्ण संख्या तो हम समझ में आ गए, पूर्ण संख्या का समझ में आ गया कि क्या परिभाषा होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। लेकिन अब इसके गुणधर्म में देखिए कि पूर्ण संख्या का पहले हम ये जो हमारा संक्रिय पहला जोड़ है, तो जो पे हम बात करेंगे जोड़ पे, तो दो पूर्ण संख्या का योग हमेशा
पूर्ण संख्या ही होता है। आप इसे नोट करेंगे और ये एग्जाम्पल नोट करेंगे, फिर ये नोट कीजिए, फिर घटाव में बात करते हैं घटाव में क्या होता है। हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा घटाव वाला, पूर्ण संख्या पे ही अब नेक्स्ट है घटाव। घटाव में लीजिए क्या होता है, इसका सिंबल ये होता है, आप इसे घटाव या व्यवकलन लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आप पहले लिख लेंगे इसके डेफिनेशन में कि दो पूर्ण संख्या का व्यवकलन या फिर घटाव पूर्ण संख्या नहीं बनता है, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे कि दो पूर्ण संख्या का व्यवकलन, दो पूर्ण संख्या का व्यवकलन पूर्ण संख्या नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। अब आप इसमें बोलेंगे कि 8 - 3 5 होगा, तो वो तो पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाइड होने से हम डेफिनेशन नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप इसमें वही लिखेंगे, क्योंकि अगर हम पूर्ण संख्या में हम 5 - 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -3 तो पूर्ण संख्या है नहीं, वो तो इंटीजर में चला जाएगा, वो भी नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक चला जाएगा। तो इसलिए आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि दो पूर्ण संख्या का व्यवकलन पूर्ण संख्या होता है, आप बोलेंगे नहीं होता। तो आप इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए 5 - 8 - 3, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ क्रॉस लगा देंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल हो गया, और एक और ले लीजिए 5 - 7 या फिर 7 - 9 - 2, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या में घटाव से रिलेटेड, व्यवकलन से रिलेटेड, आप नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट है हमारा गुणा से रिलेटेड, वो समझते हैं। तो पूर्ण संख्या में अब एक आता है हमारा गुणा से रिलेटेड, क्या होता है देखिए उसमें। गुणा से रिलेटेड में सबसे पहले आप ये समझेंगे कि दो पूर्ण संख्या लीजिए, जैसे कि एक हो गया 8 ले लीजिए और एक 5 ले लीजिए, तो 8 × 5 कितना होगा 40। तो 40 क्या एक पूर्ण संख्या है, 40 एक पूर्ण संख्या होगा। तो आप इसके गुणनफल में नोट करेंगे, पूर्ण संख्या का गुणनफल में, पहले इसको यहां गुणा करने दो भाई। अब नेक्स्ट है हमारा गुणा से रिलेटेड, गुणन हो गया। तो आप इसमें लिखेंगे कि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या ही होता है, क्योंकि आप कोई भी संख्या लीजिए 8 × 5, 4 × 6 या फिर 3 × 7, 0 × 3, तो वो सब पूर्ण संख्या में आएगा। तो आप पहले लिखिए जल्दी से नोटबुक में, पहले ये लिख लेंगे, उसके बाद साथ में आप डिफरेंशियल लिखेंगे कि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या ही होता है। दो पूर्ण संख्या का गुणनफल पूर्ण संख्या होता है। जैसे में 0 × 3 0 होगा, पूर्ण संख्या है। और ले लीजिए 3 × 7 21, यह भी पूर्ण संख्या है। तो गुणा से रिलेटेड भी समझ में आ गया। अब है एक भाग से रिलेटेड, वो देखते हैं क्या होता है भाग से रिलेटेड। आ जाओ, एक पूर्ण संख्या में एक लास्ट है भाग से, भाग। अब आप लोग सोच के बताओ कि भाग में क्या लगता है, भाग में पूर्ण संख्या बनेगा या नहीं बनेगा। तो जैसे भाग में आप लिखेंगे सबसे पहले कि दो पूर्ण संख्या का भाग करने पे वो पूर्ण संख्या नहीं बनता है। तो यहां लिखेंगे दो पूर्ण संख्या को भाग करने पर
पूर्ण संख्या नहीं बनता है, पूर्ण संख्या नहीं बनता है। ठीक है, तो ये तो डिफिनेशन हो गया। आप इसका एग्जांपल समझेंगे कि दो पूर्ण संख्या, जैसे कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, 5/8, 5/8, तो 5/8 को हम 5/8 लिख सकते हैं, और 5/8 को हम पूर्ण संख्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है कि जो गिनती की संख्या है 1 2 3 4, उसके पहले हम 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो ये 5/8 ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इसमें भी भाग करने पे ये पूर्ण संख्या नहीं बनेगा। तो पूर्ण संख्या से रिलेटेड हमने क्या क्या सीखा? जोड़, योग, जो योग था तो इसमें बना था, घटाव में नहीं बना था, गुना में बना था, और भाग में नहीं बना है। ठीक है, तो ये हमारा 4 हो गया, चारों को नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्राकृत संख्या। नेक्स्ट क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में आप देखेंगे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का जोड़ से रिलेटेड देखिए, योग से रिलेटेड। योग से रिलेटेड में क्या होगा कि दो प्राकृत संख्या का जो योग होगा वो हमेशा प्राकृत संख्या ही बनाएगा। जैसे कि आप इसको पहले साथ में लिख लीजिए प्राकृत संख्या में, और यहाँ योग लिख देंगे, योग या फिर जोड़ लिखेंगे, और आप नोट करें बुक में कि दो प्राकृत संख्या का योग हमेशा प्राकृत संख्या ही बनेगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे 3 + 4 7 हो गया, 0 + 3 हो गया, 9 + 6 15, ये सब प्राकृत संख्या में आएगा। तो ये प्राकृत संख्या का हो गया, नोट करिए। और नेक्स्ट है प्राकृत संख्या में ही घटाव का व्यवकलन का। तो अब आता है व्यवकलन। घटाव व्यवकलन। तो व्यवकलन में लिखेंगे आप कि पहले आप ये लिख लीजिए प्राकृत संख्या घटाव व्यवकलन। तो अब इसमें लिखेंगे कि दो प्राकृत संख्याओं का व्यवकलन करने पे वो प्राकृत संख्या नहीं बनाता है। हर कंडीशन में अगर सेटिस्फाइड करता है ये फॉर्मूला तो बनेगा, अगर हर कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करता तो नहीं बनेगा। तो आप डिफिनेशन में सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि दो प्राकृत संख्याओं का व्यवकलन करने पे वो प्राकृत संख्या नहीं बनता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल हम दे देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 0 - 8 हो गया, -8 ये प्राकृत संख्या नहीं है। 8 - 5 - 6 - 1 ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस टाइप से आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं अपना। ये घटाव और व्यवकलन से रिलेटेड समझ में आ गया प्राकृत संख्या का। अब है गुना से रिलेटेड। तो गुना से रिलेटेड क्या होगा कि यहां लिखेंगे आप गुना। ठीक है, अब गुना में देखिए कि गुना में पहले आप डिफिनेशन में ये लिखेंगे इसका कि दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल करने पे वो हमेशा प्राकृत संख्या ही बनेगा। फिर से लिख लीजिए, नहीं लिखेंगे तो दो प्राकृत संख्याओं को गुना करने पे वो प्राकृत संख्या ही बनेगा। और ये हो गया, इसका एग्जांपल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 8 × 4 32 हो गया, ये भी प्राकृत संख्या है। और जैसे मान लीजिए कि 4 × 6 था 24, तो ये प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आता है हमारा एक नेक्स्ट है, इसमें गुना से रिलेटेड हो गया। अब है एक भाग, लास्ट बचा हुआ इसका प्राकृत संख्या का भाग से रिलेटेड। तो भाग में देखेंगे, भाग को आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या में जब भाग का नहीं बना है तो प्राकृत संख्या में नहीं बनेगा। क्योंकि जब पूर्ण संख्या में हमने उसको डिवाइड किया था तो उसमें क्या आया था कि 5/8 आ गया था, तो वो हमारा परिमेय संख्या हो गया था। तो परिमेय संख्या कभी भी प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या हो नहीं सकता है। तो इसीलिए आप उसमें लिखेंगे, प्राकृत संख्या का भाग वाले में लिखेंगे कि दो प्राकृत संख्याओं का भाग करने पे वो प्राकृत संख्या नहीं बनेगा। ठीक है, लिख लिए।
अब इसमें आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे 5/8 दोनों प्राकृत संख्या है, इसको 5/8 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या बनेगा न कि प्राकृत संख्या, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक पूर्णांक। प्राकृत संख्या हो गया, अब है नेक्स्ट पूर्णांक। चलिए अब पूर्णांक की ओर देखते हैं, पूर्णांक क्या होता है। हमने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या देख लिया, और तीसरा इसमें आएगा, पहला था पूर्ण संख्या, दूसरा था प्राकृत संख्या, तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक में हम कौन कौन संक्रिया देख रहे हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग का देख रहे हैं। तो पहले इसमें आप योग ही लिखेंगे, जोड़। तो जोड़ में आप पहले लिखिए, पूर्णांक से रिलेटेड क्या होता है कि जब दो संख्याओं को, दो पूर्णांकों का योग क्या होगा, जैसे कि आप पहले डिफिनेशन लीजिए, फिर एग्जाम्पल लेकर हम समझाते हैं कि दो पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक ही होगा। ठीक है, दो पूर्णांक का योग हमेशा पूर्णांक ही होगा। अब इसका एग्जाम्पल लिखिए, हम इसमें लिख देते हैं डिफिनेशन, दो पूर्णांक का योग पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक संख्या में क्या होता है, आपको एग्जाम्पल में लिखा है तो वहां पे कि -3 भी हो सकता है, +8 ले लिए, तो ये कितना हो जाएगा 5। 5 ही एक पूर्णांक संख्या है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लेते हैं -8 + 6 ले लिए, तो -8 + 6 कितना हो जाएगा -2, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक में सिंपल फंडा है कि आप कोई भी पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे तो वो पूर्णांक में ही बनेगा। ठीक है, तो पूर्णांक से रिलेटेड आप नोट करिए। फिर नेक्स्ट आता है पूर्णांक में जोड़ का हो गया, पूर्णांक में घटाव का देखते हैं। तो पूर्णांक में घटाव का कंडीशन क्या है, अब देखिए इसमें पूर्णांक में घटाव का कंडीशन क्या होगा। घटाव या फिर व्यवकलन, इसमें आप लिखिए डिफिनेशन में कि दो पूर्णांक का व्यवकलन करने पे या घटाव करने पे वो पूर्णांक ही बनेगा। ठीक है, तो पूर्णांक से रिलेटेड व्यवकलन आप लिख लिए। तो इसमें आप इसे लिख देते हैं डिफिनेशन में, दो पूर्णांक का व्यवकलन पूर्णांक ही होता है, पूर्णांक ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूर्णांक घटाव या व्यवकलन हो गया, दो पूर्णांक का व्यवकलन पूर्णांक ही होता है। अब इसका एग्जाम्पल में लिखेंगे, -3 -2 कितना हो गया -5, ये भी एक पूर्णांक है। जैसे आप ले लीजिए इसमें 5 - 6, तो -1 पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक लेकिन पूर्णांक तो है ना। 6 - 3 ये भी हो गया 3। तो पूर्णांक में घटाव से रिलेटेड जो कुछ समझ में आ गया आपको कि कोई भी दो पूर्णांक को आप घटाएंगे, व्यवकलन करेंगे तो पूर्णांक ही होगा। तो आप इसे नोट कीजिए। अब आता है किसमें, गुणा का। तो पूर्णांक में गुणा से रिलेटेड क्या होता है वो देखिए आप, पूर्णांक में आया अब गुणा का, गुणनफल। ठीक है, आप गुणन ही लिखिए, गुणा। अब गुणा में क्या डिफिनेशन लिखेंगे आप कि दो पूर्णांक का गुणनफल हमेशा पूर्णांक ही होता है। ठीक है, लिख लीजिए पहले आप, दो पूर्णांक का गुणनफल पूर्णांक होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए पूर्णांक में 8 आ गया
-4 आ गया, तो 8 चौक 32, ये माइनस का 32 आ जाएगा। ये एक पूर्णांक है, जैसे मान लीजिए 4 इंटू -6, 6 चौक 24, यही पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या जो हम पढ़े हैं उसमें गुणनफल से रिलेटेड आपको समझ में आएगा कि दो पूर्णांक का गुणनफल हमेशा पूर्णांक ही होगा। तो आप नोट कीजिए इसको। और एक लास्ट है इस पूर्णांक में भाग से रिलेटेड हो जो होता है उसको देख लीजिए। पूर्णांक में एक लास्ट बचा है भाग। दो या तो भाग आप लिखेंगे इसमें, और इसका डिफिनेशन लिखेंगे दो पूर्णांक का भाग दो पूर्णांक को भाग देने पर पूर्णांक नहीं होता है। ये हो गया। आप नोट कीजिए इसको कि दो पूर्णांक को भाग देने पर पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख लीजिए पूर्णांक संख्या में एक 5 है, भागा 8 है, इसे 5/8 लिखेंगे। 5/8 ये एक परिमेय संख्या के रिलेटेड में आता है, लेकिन ये पूर्णांक में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या, बट ये पूर्णांक नहीं होगा। ओके, तो आप नोट कीजिए इसको। हो गया, तो पूर्णांक से रिलेटेड हमारा खत्म हो गया। अब एक लास्ट आता है परिमेय संख्या, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आपको 4 नंबर पढ़ाया है, जिसमें पहला था प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक और चौथा परिमेय संख्या। तो हमने जो इसका गुणधर्म है, गुणधर्म हमने प्राकृत संख्या का देख लिया, पूर्ण संख्या का भी देख लिया, पूर्णांक का भी देख लिया, और एक लास्ट है परिमेय संख्या। 4 नंबर लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से रिलेटेड क्या होगा आप पहले डिस्कशन कीजिए कि इसमें परिमेय संख्या में पहले आप योग का ही लीजिए, जोड़, योग यानी जोड़। ठीक है, तो जोड़ में आप सोचिए तब तक क्या होगा। इसमें हम तब तक इंक डाल देते हैं। ये हो गया परिमेय संख्या का। अब योग में देखेंगे क्या होता है परिमेय संख्या का योग। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या का योग हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। आप इसे जल्दी से लिखेंगे इसमें कि दो परिमेय संख्या का योग, दो परिमेय संख्या का योग परिमेय होता है। ठीक है, परिमेय होता है। आप नोट कीजिए इसको। फिर आप इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे 3/8 जोड़ 4/16, इसको करेंगे योग तो कितना हो जाएगा, 16 का 16, 3 दूना 6, 4 का 4, 6 4 10/16। ये एक परिमेय संख्या है, तो आप इसे लिख सकते हैं परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए -4/6 जोड़ 8/12। ठीक है, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 यहाँ पे -4 है तो -8 हो जाएगा, और ये +8 हो गया, तो 0/12 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो आप नोट कीजिए इसको। फिर अब परिमेय संख्या में एक आता है व्यवकलन यानी अंतर का, घटाव का, तो वो देखिए। परिमेय संख्या में एक आया घटाव का व्यवकलन। तो अब घटाव में ये सिंबल होता है घटाव का, घटाव हो गया। अब इसमें व्यवकलन हो गया। अब इसमें लिखिए दो परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय संख्या होता है। आप यहाँ पे लिख लीजिए दो परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय संख्या, ये सा ऊपर और ये डॉट है तो इसका मतलब संख्या हो गया। तो दो परिमेय संख्या का अंतर या व्यवकलन परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है,
अब इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या ले लीजिए -3/8 -4/8, ठीक है। तो 8 का 8 ही रहेगा, -3 का -3 आ जाएगा, और ये -4 है तो माइनस माइनस प्लस, बट सिंबल माइनस का ही रहेगा। 4 3 7/8, ये हो गया परिमेय संख्या। जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल लीजिए कि 8/7 है, 8/7 माइनस 4/21, ठीक है। इसका क्या होगा, 21 का 21 रहेगा, 7 3 यहाँ पे आ गया 21, 21 से 3, 3 से 8, 3 24, और माइनस में ये ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा, तो आप यहाँ +4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 28/21। ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये व्यवकलन से रिलेटेड हो गया हमारा, अंतर से रिलेटेड। अब है एक गुणा से, तो आप नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट है एक गुणा से, और एक लास्ट रहा भाग से। तो गुणा से रिलेटेड क्या होता है, इसमें आप देखेंगे परिमेय संख्या का अगर हम गुणा करेंगे, गुणा, तो आप लिखेंगे इसमें कि दो परिमेय संख्या का गुणा परिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा -2/3 इंटू 4/5, ठीक है। अब इसका हम गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8/15। ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे परिमेय संख्या एक और ले लीजिए, 8/16 इंटू 2/4, 2 से 2 गया 8, 8 से 8 गया, यानी 1/4 भी एक परिमेय संख्या है। तो गुणनफल से रिलेटेड समझ में आ गया कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। आप नोट कीजिए। फिर एक लास्ट है भाग से रिलेटेड। अब एक लास्ट बचा परिमेय संख्या में भाग का, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 4 संख्या पढ़ा था और 4 संख्या में चौथा है, चौथा परिमेय संख्या का एक लास्ट बच गया भाग से रिलेटेड, भाग। तो आप भाग में लिखेंगे कि दो परिमेय संख्या को भाग देने पर परिमेय संख्या नहीं होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अब इसमें एक ही कंडीशन है कि परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या से भाग देंगे तो परिमेय संख्या आएगा, ये 110% सत्य है। लेकिन इसमें एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि a/0, यानी एक जगह पे कोई नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो, परिमेय हो, अपरिमेय, इंटीजर जो भी हो, कोई भी नंबर हो, अगर हम शून्य करते हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। और इनफाइनाइट होते ही हमारा कंडीशन हो गया डिससेटिस्फाइड, वो कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये a/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चारों कंडीशन समझ में आ गया परिमेय संख्या का भी, यानी 4 संख्या का 4 कंडीशन, यानी 16 कंडीशन हो गया। 16 कंडीशन को आप लोग याद करके रखेंगे, जिसमें पहला कंडीशन था जो पूर्ण संख्या से रिलेटेड 4 कंडीशन था उसमें, और प्राकृत संख्या से भी 4 कंडीशन था, फिर पूर्णांक का भी 4 कंडीशन था, और ये परिमेय संख्या का भी 4 कंडीशन हो गया। 4 संख्या 4 कंडीशन 16 कंडीशन हो गया टोटल। आप इसे याद रखेंगे, और हम अभी शॉर्ट में सबका एक रिवीजन करके एक शॉर्ट में हम उसको लिख देते हैं, तो आप उसको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये नोट हो गया। अब इसमें आप एक ग्राफ टाइप को बनाएंगे, वो हम जैसे बना रहे वैसे सेम टू सेम आप ग्राफ नोट करेंगे कि आप यहाँ पे एक बनाइए संख्या, ठीक है, और एक यहाँ पे लिखेंगे जोड़, योग,
एक यहाँ पे लिखेंगे घटाव व्यवकलन, और यहाँ पे एक आएगा गुना, और यहाँ पे एक आएगा भाग। ठीक है, तो हमारा पहला क्या था? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। दूसरा था पूर्ण संख्या। तीसरा था पूर्णांक, और चौथा था परिमेय संख्या। ठीक है, तो चारों कंडीशन में हमने भाग वाले पॉइंट में देखा कि भाग वाले पॉइंट में कोई भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। तो भाग में क्या लिखेंगे? सभी में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह प्राकृत संख्या का है, तो इसमें भी भाग का कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो सब में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ना प्राकृत संख्या में हुआ है, ना पूर्ण संख्या में, ना पूर्णांक में, और ना ही परिमेय संख्या में। तो ये कोई भी कंडीशन में हमें हमारा अप्लाई नहीं हुआ है, तो ये सब आ जाएगा नहीं में। ठीक है, ये हो गया। अब प्राकृत संख्या में हमने देखा था, तो प्राकृत संख्या में देखिए कौन कौन सा हमारा अप्लाई हो रहा था, कौन नहीं अप्लाई हो रहा था। तो जोड़ वाला अप्लाई हो रहा था, जोड़ वाला कंडीशन सेटिस्फाइड था, तो ये हाँ होगा। और घटाव वाला नहीं सेटिस्फाइड हो रहा था, और फिर से गुना वाला सेटिस्फाइड हो रहा था। आप अपने नोट्स में देखेंगे पीछे पलट कर, तो उसमें हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू सब सोल्व करवाया है, तो आप वहां से इसको मिला सकते हैं, हाँ नहीं हाँ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्राकृत संख्या से रिलेटेड। और दूसरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में भी क्या कंडीशन था? भाग में तो सब नहीं ही होगा, और इसमें घटाव में भी पूर्ण संख्या का कंडीशन नहीं सेट हो रहा था। ठीक है, और इसमें जोड़ में सेट हो रहा था, और गुना में कंडीशन अप्लाई हो रहा था। तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या से रिलेटेड ग्राफ। फिर है एक पूर्णांक संख्या में आता है। तो पूर्णांक संख्या में हमारा तीनों मतलब जोड़ में भी अप्लाई हो रहा था, घटाव में भी, गुना में भी, बस भाग में नहीं हो रहा था। तो पूर्णांक में आप लिखेंगे हाँ, और इसमें भी अप्लाई हो रहा था, और इसमें भी हाँ। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया हमारा पूर्णांक से। और एक लास्ट है परिमेय संख्या। तो परिमेय में कौन कौन हमारा सेटिस्फाइड कर रहा था? कि परिमेय में हमारा जोड़ भी सेटिस्फाइड कर रहा था, घटाव भी कर रहा था, गुना भी कर रहा था, लेकिन भाग किसी में सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। तो भाग तो सब में ना ही होगा, बस परिमेय संख्या में लिखेंगे इसमें हाँ, ये सेटिस्फाइड कर रहा था, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा था, और ये भी सेटिस्फाइड कर रहा था। ठीक है, तो आप याद हो गया होगा आपको। तो इसमें क्या है कंडीशन कि सबसे पहले हमने प्राकृत संख्या पढ़ा, दूसरा पूर्ण संख्या पढ़ा। तो प्राकृत संख्या का पूर्ण संख्या का लगभग सेम ही है पूरा, कि जोड़ में दोनों हाँ होगा, घटाव में नहीं होगा, गुना में हाँ होगा, भाग में नहीं होगा। क्या हाँ नहीं होगा वो कंडीशन आपको एग्जाम्पल में हम बताया है कि जब दो पूर्ण संख्या या को अथी जोड़ने पर या घटाने पर, गुना करने पर, भाग करने पर जो आता है वही है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। इस तरह से प्राकृत संख्या हमने पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा, परिमेय संख्या पढ़ा। ये चार संख्या आज हम इस क्लास में डिस्कशन किए, और चारों संख्या से जो दो दो संख्या को जोड़कर या फिर दो या तीन किसी भी संख्या को जोड़कर हम बना सकते हैं, तो उसमें कौन सा कंडीशन जोड़ में अप्लाई होगा, घटाव में अप्लाई होगा, गुना में अप्लाई होगा, भाग में अप्लाई होगा या नहीं होगा, उस पर डिस्कशन किया। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, परिमेय संख्या से रिलेटेड, क्योंकि इसमें अभी और भी कंडीशन है जो अभी बाकी है। तो उस पर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो उससे बात करेंगे। और उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हम हमेशा हफ्ता में कम से कम 2 क्लास आपके लिए लाएंगे। और साथ में आप अपने सभी दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके साथ 8 क्लास में पढ़ाई कर रहे होंगे तो उनको आप शेयर करेंगे, और साथ में आप इसे लाइक भी करेंगे अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।